हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास से और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग आपका वहाँ देख रहे थे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में चल रहा था चुनावी राजनीति। क्लियर है। हम इसमें ये पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर में इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्या चुनाव करना जरूरी है, और चुनाव है तो क्यों होते हैं, और क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही चुनाव होते हैं या सब जो और माध्यम है वहां भी चुनाव होते हैं। तो हमने हरियाणा के एग्जाम्पल को जानने का प्रयास किया। थोड़ा उसके जो हरियाणा का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण था, उससे हमने कुछ चीजों को समझने के लिए देखने की कोशिश की कि आखिर में कैसा हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक, चलिए आगे देख लें। और हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है ये हमने इनको देख लिया, बात कर लिया। ठीक, अब हमने कल यहाँ तक एक बार मैंने पीछे अरेंजमेंट लेक्चर लिया था, तब उसमें हम लोग यहाँ देख रहे थे। ठीक, हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। अच्छा, कितने बच्चों ने जो है घर जाकर उसको रिवीजन किया था उस दिन? सही बताइए, ऑनेस्ट तरीके से कितने बच्चों ने किया है? तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उदाहरण ना मिले इसका आंसर। चलिए, सबसे बड़ी चीज है वे अपने कानून को चुनाव कराते हैं, सरकार बड़े फैसले चुनाव कर सकते हैं, दिशा निर्देश पार्टी, ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? अगर आपका चुनाव हो रहा है, आप उसको लोकतांत्रिक चुनाव मानते हैं, इसका बेस क्या है? चुनाव कई तरह के हो सकते हैं लोकतांत्रिक देशों में। तो चुनाव ही होते हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह ही आपके चुनाव होते हैं। कह रहे हैं जो आपकी जो गैर लोकतांत्रिक देश है ना, वहां भी आपका चुनाव ही होते हैं। ठीक, हाँ, चुनाव लोकतांत्रिक हुए तो इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं। अब हम ये कैसे जांचेंगे कि जो आपका चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। ठीक, और इसके बाद हमारे इसे बाप के मापने के क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए। हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए सीखने, सबको याद करें कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात शुरू करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मत अधिकार हो, हर किसी को मत का समान मूल्य। चुनाव कराने की सुविधा का मतलब क्या है? कि हर कोई व्यक्ति वोट दे सके, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, और सबके वोट का मूल्य, मोल मतलब होता है मूल्य, कीमत समान हो। अब ऐसा नहीं है अमीर देगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, गरीब देगा तो उसकी कीमत कम होगी, नहीं, सबके वोट का मूल्य समान है। यानी कि समानता के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। ठीक, और जनता ही जनार्दन के रूप में है, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र के अंदर जनता जो फैसले होते हैं वो कौन लेती है? जनता। क्या जनता आपका प्रत्यक्ष रूप से लेती है? नहीं, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसले लेती है। हमारे प्रतिनिधि कौन है? राज्य के रूप में आपके विधायक और केंद्र के रूप में हमारे सांसद। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा चुनाव विकल्प उपलब्ध हो सकता है। पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए आपका विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव कुछ वर्षों में जरूरी कराया जाना चाहिए। तो कैसा है कि चुनाव कैसा हो? विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी उम्मीदवार को चुनाव में उतारे, आजाद हो, मतदाता के पास ऑप्शन हो कि वो किसको विकल्प वोट करे। तीसरा इसमें दिखाया गया है कि नियमित अंतराल। नियमित अंतराल मतलब कोई निश्चित नहीं है कि आप 5 साल में कराइए, 6 साल में कराइए, 4 साल में कराइए, लेकिन एक निश्चित कर लीजिए कि इतने समय बाद चुनाव होने। चौथा है, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चौथा है,
लोग जिसे वास्तव में वहां चुनाव लगना भी चाहिए। अब आपने वोट दिया, कोई पोलिंग बूथ को लूट कर ले गया, कोई फायदा है क्या? ऐसा कोई हल है? या आप वोट किसी को दे रहे हैं, जीतेगा कोई और? ऐसा नहीं। तो चुनाव वास्तव में चुनाव सा लगे। अब देखिए 5वां, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो, यानी कि उस पर किसी का प्रेशर ना हो, बिल्कुल पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट आपके साथ वह चुनाव हो, कोई किसी प्रकार का उसमें आपका निष्पक्ष वह तरीका अपनाया जाए, कोई भेदभाव ना हो, जिसमें लोग समूचे अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्त बहुत आसान और सरलता से लगती हैं, लेकिन अनेक देश हैं जहां के चुनाव में शर्तों को आपका पूरा नहीं किया जा सकता। हमने देश में हुए चुनाव पर भी आपके शर्त लगाकर यह जानने का प्रयास करेंगे हमारे देश में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं जो चुनाव होते हैं उनको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब हमने कुछ तरीकों को पढ़ा है। आप सबसे पहले आपका न्यूनतम शर्तें जो बताई गई हैं, आप इनको एक बार नजर दौड़ाइए, फटाक से देखिए, कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए। चलिए आगे बढ़े, अगले इधर चलते हैं। अब कह रहे हैं क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? कह रहे जो राजनीति में कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता होती है। देखिए दो पार्टी के मेंबर खड़े होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन ही तो है। क्या है? प्रतिद्वंदिता तो है, प्रतिद्वंदिता। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। ऐसी है भैया, राजनीतिक कंपटीशन हो रहा है और यह प्रतियोगिता कई रूप में ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि रूप अपना अलग अलग ले सकती है और सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। चुनाव क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है और निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें जो स्वरूप है उनमें क्या होता है, ये हो जाता है। आप देखते हैं एक निर्वाचन क्षेत्र है और उस निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, एक या एक से अधिक पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं। क्लियर है? और अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी तो चुनाव बेनामी हो जाएंगे। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर क्या चुनाव? फिर तो जो एक व्यक्ति खड़ा वो ही जीत जाएगा, वो आपका निर्विरोध हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट दिखते हैं और कह रहे हैं कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट दिखते हैं। इसमें आपका हर बस्ती हर घर वोट, हर बस्ती हर घर वोट बंटवारे जैसी स्थिति होती है। बंटवारे जैसी तो अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स की फैलाने की शिकायत करते हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार के चुनाव जीतने के लिए आपके तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जिताने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपता नहीं है। समाज और देश की सेवा करने के लिए अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतारते। उन्हें मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग इस चुनाव में आते हैं और कुछ लोग इस चुनाव में नहीं आते हैं। क्लियर है? देखिए तो चुनाव कैसा है? प्रतिद्वंदिता है और ये अच्छी प्रतिद्वंदिता है। क्लियर है? चलिए हो गया, आगे बढ़े। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत, सचेत का मतलब था वो पहले से जानकारी थे, अलर्ट थे। क्लियर है कि निर्माता इस चीज में अलर्ट थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव को मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। कैसा हो? फ्री चुनाव हो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि लॉन्ग टर्म के रूप में यह व्यवस्था बेहतर काम कर सकती थी और आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोग वहां किन किन आपकी चीजों में है। सबको पता होता है कि भैया क्या स्थिति है, कैसा कुछ है। ठीक, ये सभी नेता लोगों की सेवा से प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर
असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेता, अन्य पैसे के लोग समान आगे बढ़ने, अपना करियर बनाने की बात की चिंता होती है। वे नेता सत्ता में बने रहना चाहिए। वे अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो, फिर भी सिर्फ भावना भरोसे चीजों को नहीं छोड़ना जोखिम का काम है। कह रहे आप अगर केवल भावनाओं के ऊपर चीजों को छोड़ दोगे तो ये सारी चीजें, यह भी संभव है कि उनके अंदर लोग मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम नहीं है कि काम कैसे किया जाए। फिर भी हो सकता है कि उनके मन पर जो विचार हो उनका लोग जरूरी हो या स्थानीय स्थिति का मेल ना बैठता हो। ये सारी चीजें, ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जो आपके चीजें हैं, रियलिटी क्या है, उनका हम सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का भी है। कह रहे एक तरीका है कि भैया जो उनको नॉलेज है, जो उनका करेक्टर है, उसमें कुछ चेंज कर दो, रिफॉर्म कर दो। और दूसरा है कि ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को आपका पुरस्कार मिले, और ऐसा ना करने वालों को दंड। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करेगा? सीधा साधा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल और आपका नेताओं को मिल जाता है। वे अक्सर लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे उठाया, लोकप्रियता बढ़ेगी और चुनाव उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करेंगे, असफल रहेंगे, वे अगले चुनाव में नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। कह रहे हैं कुछ ऐसा ही ढंग और तरीका है कि बाजार भी काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की ही सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर होगा। इस तरह राजनीतिक मुकाबले की संभावना है कि भेदभाव पनपने, लोगों में आपसी मनमुटाव का फैसला होगा और आखिरकार राजनीतिक दल, इसके नेता और इस लोक सेवा में बाध्य होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ इसका देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? तब आपको क्लियर होगा तो पुरस्कार और दंड किस रूप में है, कैसे, देखिए। हो गया? अब आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा। क्लियर है? कैसा कुछ रहा होगा, क्या स्थिति है और क्या है कंपटीशन, और सत्ता में कैसे पनपती हैं भावनाएं, कौन कैसे काम करेगा और प्रतिद्वंदिता क्यों जरूरी है, सही ढंग से। अब उसमें एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल क्या दिया कि अगर तुम चाहते हो रियलिटी में, ना चाह के भी, जिस तरह से आपका दुकानदार को अच्छा सामान देना नहीं देगा तो वो कहां चला जाए, दूसरी तरफ। इस तरह से भले आप सत्ता में आ गए, आपको काम करना होगा, नहीं तो फिर अगली बार नहीं आओगे। यही सारी चीजें हैं। आगे बढ़े। अब देखिए नेताजी हैं, क्या कह रहे हैं? आप देखते हैं कार्टूनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्टून बनाकर व्यंग कसते हैं। मेरे पास योजना है, घोषणा है, वायदे हैं और मेरे पास वोट है। अब नेताजी कह रहे हैं कि भैया मेरे पास योजना है, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। साथ में जनता खड़ी बोल रही, भैया मेरे पास वोट है। क्या है? वोट। क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट की बड़ी वैल्यू है। क्लियर होगा? आप देखिए, जिसको वोट मिलेंगे ज्यादा वो जीतेगा। अब जिसकी पार्टी जीतेगी, मान लीजिए जिसकी पार्टी जीत के आई है, वो क्या बनाएगा? सरकार बनेगी। पार्टी आई किसी की जीत कर,
जीत गई तो क्या बनेगी? सरकार। सरकार बनेंगे तो वो आपका पीएम या ऑब्लिक सीएम बनेंगे। तो इसीलिए सब क्या चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आए। और आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि जैसी हमारी पार्टी की सरकार आएगी हम लोग ये करेंगे, ऐसे करेंगे। वो क्या करते हैं? लोक लुभावन वादे और नीति देते हैं। क्या करते हैं? लोक लुभावन नीति और वादे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए, अब क्लियर हो गया आपको। अब चुनाव हमारी प्रणाली क्या है? अब हम वोट करा रहे हैं, हम चुनाव कराते हैं। तो चुनाव में एक हमारी प्रणाली होती है, एक पैटर्न होता है जिसके माध्यम से हम लोग चुनाव कराते हैं। वो क्या है? देखिए, हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखते हैं कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। और हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। कितना होता है? एक लगभग ये अवधि तय है कि हर 5 वर्षों में क्या होते हैं? चुनाव। बाद में सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 5 साल पूरे हुए, आपने अपना अपर टर्नओवर आपने पूरा कर लिया और जो आपका कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। लोकसभा और आपका विधानसभा भंग हो जाती है। फिर भी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या छोटे अंतराल में कुछ अलग अलग चुनाव होते हैं। आप देखते हैं कुछ आपके चरणों में चुनाव होते हैं। कहीं कहीं एक राज्य में एक दिन में चुनाव हो जाएगा, कहीं 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण में चुनाव होते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है, केवल एक क्षेत्र में ही चुनाव करा देते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के बाद खाली हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, एमपी था या ऑब्लिक एमएलए था और उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होगी तो उसका कार्यकाल उसका खाली हो जाएगा। मान लीजिए अगर उसने 3 साल तक शासन किया, मतलब 3 साल तक वो प्रतिनिधि रहा, 2 साल के लिए अब क्या होगा? आपका एमपी और एमएलए का चुनाव होगा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। तो आपने बहुत आम रूप में सुना होगा कि भैया अब इस वाली सीट पर उपचुनाव होगा। क्लियर हो गया? बहुत जगह उपचुनाव होते हैं। या कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा दे दे, मृत्यु के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा भी दे देता है तब भी उपचुनाव होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपी था, मेरे को मान लीजिए मैं एमपी हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव होंगे उसके बाद, क्योंकि हम उस जगह की क्षेत्र की सीट को हम प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी न किसी को बैठाएंगे, हम उसको खाली नहीं आपका रख सकते। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो चुन के आया है तो उसका कोई अपना क्या होगा? चुनाव क्षेत्र होगा, जहां से वो चुन के आया है, जहां वो लोगों का आपका प्रतिनिधित्व करेगा। तो हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों को चुनाव किया है। आपने देखा है, जब हमने शुरू किया चैप्टर तो हरियाणा का एग्जाम्पल पढ़ा और देखा कि 90 विधायकों का चुनाव हुआ था। और आपने सोचा होगा कि ऐसा कैसे तय किया गया कि हरियाणा में हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए ही वोट देंगे। शायद आपको मालूम भी है ऐसा नहीं होगा। वे अपने देश में हम हर क्षेत्र पर विशेष प्रतिनिधि प्रणाली से ही काम करते हैं। चुनाव का उद्देश्य देश को अनेक क्षेत्र में बांट लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचक क्षेत्र कहते हैं। आप देखते हैं, जैसे एग्जांपल समझिए, कुछ बहुत सारी सीटें होती हैं, जैसे रुद्रप्रयाग सीट, चमोली सीट, धर्मपुर सीट, विकासनगर सीट, चक्राता सीट, हरिद्वार सीट, नानकमत्था सीट। क्लियर हो गया? और गैरसैंण सीट, थराली सीट। इस तरीके से एक विधानसभा क्षेत्र नियुक्त किया जाता है। देखिए, मान लीजिए यह आपका पूरा राज्य है। इस पूरे राज्य में ये क्षेत्र बना देंगे कि भैया हमने क्या किया है, एक विधानसभा सीट यहाँ रखी है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ कर दी और 5 यहाँ कर दी, 6 यहाँ बना दी और 7 यहाँ बना दी, इसको 8 बना दिया, इसको 9 और इसको 10 और इसको 11। तो ऐसे क्या बनते हैं? ये क्षेत्र बनते हैं जिनको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, ठीक। अब निर्वाचन क्षेत्र किसी एमपी का भी हो सकता है, एमएलए का भी हो सकता है, किसी जिला पंचायत सदस्य का भी हो सकता है,
सदस्य का भी हो सकता है, किसी भी जो ब्लॉक वाला है हाँ उसका भी हो सकता है। क्लियर है? इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। और एक क्षेत्र किसका भी होता है आपको पता होना चाहिए। एक क्षेत्र किसका होता है? एमपी का चुनाव क्यों? आप देखते हैं जब भी एमएलए का चुनाव होता है तो एक सीट होती है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि भैया आप ए सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या है? ए सीट का मतलब है ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है जहां से आप निर्वाचित होकर आएंगे। और यहां क्या होगा? लोग आपको सीधे वोट करेंगे। क्या करेंगे? सीधे वोट। और आप जीत गए तो आप क्या बनेंगे? एमएलए। ठीक ऐसे ही एमपी का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम आम भाषा में सांसद कहते हैं। क्लियर हो गई? सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एमएलए के निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। ये जो है एमएलए, ये राज्य स्तर पर आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तर पर आप देखते हैं जब महाराज्य सरकार बनती है, ये आपका केंद्र स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रतिनिधि क्षेत्र कैसा होता है? बड़ा हो सकता है। हो सकता हो कि जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र बनाया है, इतने में एक ही लोकसभा सीट हो। एक लोकसभा सीट ये बन जाए और एक लोकसभा सीट ये बन जाए, इस तरीके से बना दें। ठीक, तो 1, 2, 3 और 4, पूरे में 4 भी बन सकती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जाता है। बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, कैसे कैसे उनको बांटते हैं ये देखते हैं। लेकिन एक आपका व्यवहारिक पक्ष हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे ताकि चीजें समझ आए। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।